हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू अभी हम कर रहे हैं घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के, जिसमें आज हम करेंगे प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले भारत की नदियाँ, अपवाह तंत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और दक्कन के पठार और पर्वत, ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जिसको आप जाके ज़रूर देखते। भारत की जनजातियों पर रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। उसके अलावा बांध जो बनाए गए हैं भारत में विभिन्न, उन पे भी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें 60 के करीब में क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन का सेट है ये, और जिसमें प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं एमसीक्यू। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। प्राचीन जो ऋग्वेद वगैरह हैं ये इसी पर लिखे गए थे। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। वैसे ये भारत में कहाँ पर पाया जाता है? हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है भोजपत्र वृक्ष। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। पान के साथ जो कत्था खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे वन जो एक बार साल में अपना पत्ता गिरा देते हैं, इन्हीं को आर्द्र पर्णपाती कहा जाता है। आर्द्र है, एक शुष्क पर्णपाती भी होता है, लेकिन इसका आर्द्र पर्णपाती सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और खैर वाले का एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि खैर वृक्ष भारत में विशेषकर सूखे क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ जल की कमी होती है, ऐसे क्षेत्र में पाए जाते खैर के वृक्ष। और इसका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होगा तीसरे का। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझरी शुष्क और आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। कौन से? सागौन और साल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र आर्द्र शीतोष्ण वन 2.66% क्षेत्रफल, उपोष्ण शुष्क सदाबहार 0.02% और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती 17.65% एरिया पर पाया जाता है। 2019 का ये रिपोर्ट है। 2021 का भी वन रिपोर्ट आ गया है, इसको जरूर देख लेना। 2021 का वन रिपोर्ट आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझारी वन का, शुष्क पतझरी वन का उत्पाद है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से था। पांचवा है, हिमालय के पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। मतलब ऊंचाई, जब हम हिमालय में जाते हैं तो ऊंचाई के कारण तो पेड़ पौधे बदलते ही हैं। और कौन से कारण जिसके कारण पेड़ पौधे बदल जाते हैं? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। इसका दे दिया 1, 2, 3, तीनों कारण, यानी कि तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, इन तीनों कारण बदलता है। तेज हवा का कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है। साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारण में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भूक्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है। नोट, इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विलोपित दर्शाया था। अर्थात मतलब जब ये क्वेश्चन हुआ, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने दिया आंसर, इसका आंसर कोई नहीं दिया था। वैसे 1, 2, 3 होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। हिमालय पर जब हम जाएंगे, मान लो इस लाइन तक, यहाँ तक ट्री नीचे से उग सकते हैं, तो इसको ट्री लाइन बोला जाता है। ट्री लाइन बोला जाता है। इसके ऊपर हिमालय में मान लो वृक्ष नहीं उगते हैं, तो ये हर पर्वत का अलग अलग होता है। तो पूर्वी हिमालय में ये पश्चिमी हिमालय में क्या दिया है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। क्यों? क्योंकि पूर्वी हिमालय का जो भाग है वो बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इस पर अधिक ऊंचाई तक पेड़ मिलते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक मिलते हैं।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक ट्री लाइन मिलते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं कि पूर्वी हिमालय मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3000 मीटर तक होता है, यानी कि 3.5 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाते हैं। जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। 7वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं। पश्चिमी हिमालय का पूछा है, तो वन, इनमें से वन ही है, क्योंकि धातु खनिज वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं पाया जाता। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है, 65% पर भूभाग पर वन है। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में निम्नलिखित में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। तो देवदार। पश्चिमी हिमालय में देवदार का बाहुल्यता है। इसमें से चीर, सिल्वर फर, नील पाइन, इनमें देवदार। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार और चीर। यह देवदार के वृक्ष यहाँ देवदार के पूजा वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में है। सॉरी, थोड़ी सी वो मिस्टेक मैंने कर दिया था। यहाँ देवदार वृक्ष अन्य की अपेक्षा में अधिक मात्रा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो छत्तीसगढ़। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है। जबकि छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल, पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। निम्न से किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। ठीक, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम दे दिया था, वैसे पलास का ही वैज्ञानिक नाम है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। इसका उत्तर नहीं दिया है। दिए गए विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड को छोड़कर इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों ही हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन कहाँ पर पाया जाता है। सतपुरा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, सतपुरा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो है उसमें सबसे ज़्यादा सागौन के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्न से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। फर्न में फूल नहीं होते हैं, डी हो जाएगा इसका। फर्न एक संवहनीय पौधा है जो पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इन विभिन्नता का क्या कारण है। तो वही ट्री लाइन वाला ही एक तरह से क्वेश्चन है, ट्री लाइन वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर उसकी जगह पर्वतीय वनस्पति लिख दिया है। तो क्या को इसका आंसर हो जाएगा। एक, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। पूर्वी हिमालय पश्चिम अपेक्षा का अधिक मानसूनी वर्षा होना। डी है पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। तो इसका आंसर दिया है बी, यानी कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा, ऐसे है हिमालय, तो यहाँ है पूर्वी हिमालय, भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। इसी कारण पूर्वी हिमालय में वनस्पति ज़्यादा मिलते हैं पश्चिमी हिमालय की तुलना में, और अधिक ऊंचाई तक मिलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन तो पढ़ ही लिया था हमने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चूँकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र और भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है, अक्षांशीय स्थिति के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर पाया जाता है। अतः पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। इन तीनों के बीच अंतर पूछा है। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे और उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र जैसे अरब क्षेत्र में आदि में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। उपयुक्त विकल्पों में इनके मध्य सही सर्वप्रमुख अंतर वही है।
तो यही होगा इसका आंसर। सुमेल कीजिए सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। तो सुंदरी कहाँ मिलता है? सुंदरी सुंदरबन में मिलता है। उसके बाद से सिनकोना कहाँ मिलता है? तो सिनकोना मिलेगा हिमालय के तराई के क्षेत्र में। तो यानी कि डी का 1 ले ले, सी का 3, तो ए आंसर हो जाएगा। और ऊपर देखते हैं, सागौन मध्य भारत, अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और देवदार मिलेंगे हिमालय के उच्च क्षेत्रों में। हिमालय के उच्च क्षेत्र में देवदार मिल गए, सुंदरबन में सुंदरी मिल गया, सिनकोना हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि तराई के भाग में मिलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। सागौन टीक के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के लिए वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागौन सबसे ज़्यादा एमपी में। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगते हैं। और सुंदरी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं, मैंग्रोव हैं सुंदरी। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है, सही सुमेलित है ये पूछा है। तो टीक जम्मू कश्मीर गलत है। देवदार मध्य प्रदेश में कहाँ से आ जाएगा? चंदन काष्ठ केरल में नहीं, चंदन काष्ठ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये डी सही है उसका आंसर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इनको मैच करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ मिल जाएंगे? अरुणाचल में। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलते हैं मध्य गंगा के मैदान में। शुष्क पर्णपाती सबसे ज़्यादा देश में यही फैले हुए हैं। और अल्पाइन मिलते हैं, मैंने गलत कर दिया, फिर से इसको मिला लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलते हैं? तराई क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती कहाँ मिलते हैं? मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिल जाएंगे सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में मिलते हैं, जहाँ पर 12 महीना लगभग में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। इसका ए हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, इनको मैच करना है फिर से। तो कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलेंगे? कच्छ वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर दिया है उष्णकटिबंधीय वन का एक का दिया है 4, साइलेंट वैली किस हिसाब से दिया है? तो उष्णकटिबंधीय वन का हो जाएगा साइलेंट वैली। क्यों, किस हिसाब से दिया है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय यानी कि ये वर्षा वन की बात कर रहा है। शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ए का 4, बी का 2। कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलेंगे? तो सुंदरवन। पतझड़ वनस्पति तो डी का 3, राजस्थान दिया है। उष्णकटिबंधीय वन मिल जाएंगे साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश है, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, पतझड़ वन राजस्थान में मिल जाएंगे। कच्छ वनस्पति वो है ना जो नमक यानी कि डेल्टाई क्षेत्र, नमक मिलते हैं ना डेल्टाई क्षेत्र में। कच्छ में भी वनस्पति में नमक बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो ये है इसको। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी जड़ों, नुकीली कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। लंबी जड़ों, नुकीली कीटों, सूलयुक्त झाड़ी यानी कि पश्चिमी आंध्र प्रदेश का जो भाग है वो पश्चिमी हिमालय के पीछे का भाग है, वहाँ वर्षा कम प्राप्त होता है, इसीलिए इस तरह के वन पाए जाते हैं वहाँ। उपयुक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वन में अन्य क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ और सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र प्रमुख हैं, इसीलिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्न से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से होता तो देवदार। ये हमने पढ़ा कि पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पाए जाते हैं, तो यही हो जाएगा आंसर।
और चिर यह हिमालय में 900 से 1000 में पाया जाता है, जबकि देवदार 1500 में पाया जाता है। साल यह मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र मध्य भारत में पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में मिलता है। सागौन इसका वृक्ष तो एमपी में मिलता है, मध्य भारत के क्षेत्रों में। दिए गए मानचित्र रूपरेखा में 1, 2, 3, 4 को अंकित किया गया। इनमें जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था वे क्षेत्र हैं। ये पूछा है, इसका आंसर सी के साखू वन दिया है, ये उस समय करंट रहा होगा। वर्ष 1997 मध्य प्रदेश के साखू के वन में कीड़े के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ में लगने वाले कीड़े वृक्ष को धीरे धीरे कुतरने के परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए थे। तो साखू का पेड़ में, सखुआ जिसको बोलते, उसमें कीड़े लग गए थे, बीमारी हो गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सा एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? ये पूछा है। तो मोहोगनी। मोहोगनी किसकी है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वृक्ष है, ये हिमालय की नहीं है। मोहोगनी मूलतः उत्तर और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष भारत में मोहोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट वगैरह में, अंडमान में पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है? तो खेजरी। खेजरी उदाहरण है। सामुदायिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष खेजरी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन, औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम इसको वरीयता दिया गया है। मतलब वो सभी गुण हैं जो राजस्थान में होने के लिए या मरुस्थल में इसको पैदा होने के लिए चाहिए। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाले लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा या तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन या पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। लीसा कच्छ वनस्पति है और इधर राज्य है। कच्छ वनस्पति, इनको मैच करते हैं। बराजीवो गरीब नाम है। अच्छा, रत्नागिरी, कूडापुरा, पिचवरम, वेम्बनाड। IAS 2002 का क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया है डी, यानी कि ए का हो जाएगा 4। अचरा रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र। कूडापुरा, बी का 1 कर्नाटक। उसके बाद से पिचवरम तमिलनाडु। और वेम्बनाड कहाँ है? केरल में है। कच्छ वनस्पति और राज्य ये मैच हो गए। अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, कूडापुरा कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु और वेम्बनाड कहाँ? केरल में है। वेम्बनाड झील भी है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो वेम्बनाड कर्नाटक नहीं, ये केरल में है, अभी पढ़ा हमने। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में है। 3 बार 4 बार पूछ चुका है ये। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। असम और नागालैंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूछा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, असम और केरल। तो असम और केरल हो जाएगा, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो गया और पश्चिमी घाट में केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मानसून प्राप्त होती है। उपयुक्त विकल्पों में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में है। केरल में सबसे पहले मानसून प्राप्त होती है और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट के समीप, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। BPSC 2019 का क्वेश्चन है। ये वन रिपोर्ट 2019 में आया था। अभी 2021 में भी MP टॉप पर है। सबसे अधिक वो क्षेत्र वन का इसी के पास है, क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से। दिए गए विकल्पों में पतझड़ वाले वनों का सर्वाधिक विस्तार MP में, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल 41,017 वर्ग किलोमीटर एवं छत्तीसगढ़ में 39,246 वर्ग किलोमीटर घने पतझड़ वन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ये भी BPSC 2019 का ही क्वेश्चन है।
तो पश्चिमी चंपारण। ये बिहार स्पेसिफिक में पूछा है तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। प्रश्न काल में वर्तमान पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति 2019 के बाद ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए वन स्थिति रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछेगा। अगला टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीला नहर परियोजना महाराष्ट्र में है और जवाई तमिलनाडु। ये गलत था, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। डी दिया है। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन में 4 नहर के बारे में पता चले। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई गुजरात, नीला नहर महाराष्ट्र और जवाई। जवाई कहाँ है? ये राजस्थान में है, लूनी नदी की सहायक नदियों पर बनाई गई है। लूनी नदी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। लूनी क्या है? अंतःस्थलीय नदी है। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात से है। घाट प्रवाह परियोजना कर्नाटक में घाट प्रवाह नदी और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी से निकाला गया है। कथन कारण दिया है। कथन दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, और कारण दिया है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो इसका दोनों ही रीजन सही है, ए और आर दोनों ही सही। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से अधिक सिंचाई होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों और कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, यानी कि 75 से। और देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदान के प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो इसका आंसर बी गलत है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं नहीं है। नहरों और जलकूपों से अभी भी सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश की सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46% हिस्सा है। 46% नलकूप के माध्यम से सिंचाई करते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 62 पे आता है। तो नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 23% है, और टैंक्स द्वारा शुद्ध टैंक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52% है, यानी कि 2.5% है। शेष अन्य स्रोत हैं, इसलिए बी गलत था। चौथा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? 2011 के हिसाब से पूछा है इसने, तो हरियाणा, इनमें हरियाणा था। राज्यों में किसके सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र, तो इसका पढ़ लेते हैं। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक था। उपयुक्त राज्यों में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश की स्थिति इस प्रकार है। हरियाणा में 96% एरिया खेत ऐसे हैं जिन तक सिंचाई का लगभग में अच्छी सुविधा है। उत्तर प्रदेश में 83, मध्य प्रदेश में 56 और महाराष्ट्र में 17। 15-16 आंकड़ों के अनुसार देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश चंडीगढ़ 100% में सर्वाधिक था। इसके पश्चात क्रमशः पंजाब में 99 और हरियाणा का स्थान था। तो यूटी को मिला देंगे तो सबसे अधिक कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और राज्यों में सबसे ज़्यादा पंजाब में 99। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। यहाँ पर सिंचाई सबसे अधिक विस्तारित है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है। उर्वरक पोषण की जो हानि होती है उनकी कम की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या था? यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र जैसे शब्द जब भी लगे, ये क्रांतिकारी शब्द होते हैं, तो ऐसा गलत हो जाता है अक्सर। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत था। पढ़ते हैं इसको, क्या दिया है। आईएएस 2011 का है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। ये तो सही था। इसमें जल के उपयोग एवं अपेक्षाकृत कम उपयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है। सूक्ष्म सिंचाई में पानी की बर्बादी
नहीं होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई, तो PWD सिंचाई, PWP सिंचाई, अब पढ़ते हैं इसको क्या है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक होती है। तो जब PWP इंगित करता है कि अब पानी की ज़रूरत है पौधों को। गत 25 वर्षों में 8वां क्वेश्चन है कि नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ पर हुआ है। सबसे ज़्यादा 1995 क्वेश्चन है ये, सरयू पार के मैदानों में। और अभी भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई सरयू पार के मैदानों में ही होता है। NCERT का क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है। दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से 74%, लगभग में 74.9 है, तो 75% हो गया। उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार में नलकूपों से सिंचाई होती है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इनमें अगर यूपी बिहार है तो यूपी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा निवल सिंचित क्षेत्र इतना है, जिसमें से नलकूपों द्वारा 10,183 क्षेत्र वो आता है, हेक्टेयर। और फिर पंजाब का आता है, उसके बाद बिहार का, उसके बाद हरियाणा का। तो पहले पर यूपी, फिर पंजाब, फिर बिहार, फिर हरियाणा, नलकूपों द्वारा। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों को दिखाया गया। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधन, भौम जल जो हम यूज करते हैं, की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। सबसे ज़्यादा भौम जल कहाँ यूज किया जाता है ये पूछा है। तो 1 है नॉर्थ ईस्ट, ये असम का भाग है। 2 है बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है यूपी। तो अवरोही क्रम में इनको सजाना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर बंगाल में, फिर असम में, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IAS का क्वेश्चन था ये भी। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो दिनेश जे दस्तूर ने। ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पहले पूछा था, ये कब पूछा है, 1998 में। नया डेटा कुछ मिल जाए हमें। अवरोही कम दिया है, वही उत्तर प्रदेश का इतना है 40.89 बिलियन क्यूबिक मीटर, महाराष्ट्र का 15.10 है, पश्चिम बंगाल का 10.84 है और असम का 1.97 है। और अवरोही क्रम कम सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम ही है। पश्चिम बंगाल हेतु वर्ष 2013, जबकि शेष राज्यों हेतु 2017 के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल का 2013 का है, तो आंकड़े लेटेस्ट थे ये। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था, दिनेश जे दस्तूर ने। कौन है ये, माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनेश जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। जबकि नदी जोड़ो योजना का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। विश्वेश्वरैया जी जो थे, और उन्होंने ही दिया था सिंचाई इंजीनियरिंग नदी जोड़ों के लिए सबसे पहले इन्होंने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इससे जुड़ गया कि नदी जोड़ो योजना के तहत कि नॉर्थ और साउथ की नदियों को जोड़ दो, इसका मेन मतलब यही था। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इस दोनों नदी जोड़ो और माला नहर तंत्र को ही अस्वीकृत कर दिया था जब इन्होंने दिया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्य की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु सिंचाई परियोजनाओं से। लघु सिंचाई परियोजनाओं से भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई का काम पूरा होता है। 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है लघु सिंचाई में। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई ये सब किया जाता है। भारत की सिंचाई के 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। फरक्का के नहर की जलवहन क्षमता कितनी है, तो 40,000 क्यूसेक। 40,000 क्यूसेक। अच्छा, लघु सिंचाई क्या होती है, 2000 हेक्टेयर तक के लिए हो गई लघु सिंचाई, 2000 से 10,000 हो गई मध्यम सिंचाई योजना भी कितनी सारी आती हैं,
और 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की क्षेत्र को अगर सिंचाई करने के लिए कोई योजना बनाए तो उसको वृहद सिंचाई योजना बोलते हैं। ठीक। फरक्का में नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। IS प्री 1997 किस तरह क्वेश्चन पूछता था पहले? मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में, मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। केरल के फरक्का जिले में चेरुकुन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1966 में पूरी हुई। चेरुकुलम नदी मंगलम की सहायक एवं भरतपुझा की उप सहायक नदी है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सारण सिंचाई नहर निकाली गई है कहाँ से? गंडक से। सारण नहर गंडक से निकाली गई है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई, जिनमें एक सारण नहर भी शामिल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नदी की लंबाई 649 किलोमीटर है। मुख्य नहर की 649। इस नहर से पश्चिमी हिमालय के राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है, जो जल अभाव वाले क्षेत्र हैं। 20वां क्वेश्चन है कि हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न से किन नदियों के संगम पर है? तो ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकाली गई है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो ब्यास और सतलज के संगम पे है, ब्यास और सतलज के संगम पर है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है कहाँ? सतलज नदी पर हरिके बांध से इंदिरा नदी कैनाल निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है रावी और एक ब्यास, सतलज और उसके बाद से दिया है रावी। इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदियों से जल प्राप्त करती है। निम्नलिखित नदी परियोजना में कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? किस नदी परियोजना में कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर बनाया गया। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंगा नहर गंग नहर पश्चिमी यूपी के भागों में। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। मैंने गलत बोला। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी बावला से निकाली गई। ये गंग नहर पश्चिमी यूपी वाला अलग है, ये गंगा नदी से निकाली गई। ये बीकानेर वाला है। ये विश्व की सबसे पुरानी है। 1927 से बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था, इसलिए उसका नाम गंग नहर है। एक गंगा नहर पश्चिमी यूपी में भी है जो गंगा नदी से निकाली गई है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था, तो 1927 ईस्वी में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये। और कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसलीय खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। तो ये तीनों ही थे। किसका? शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना तथा नहर प्रणालियों के सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र अतिशीघ्र अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के लिए इसको बनाया गया था। और शारदा सहायक रामगंगा गंडक का सृजन वर्ष 1973-74 में किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ये पूछा है। घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। नहीं, घग्घर के उपयोग नहीं किया जाता। रावी, ब्यास, सतलज 3 है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। बाकी नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है ये। और कौन से निकलती है? सोन। निजाम सागर मजीरा नदी पर स्थित है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य 1878 में प्रथम बार करवाया गया था। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है?
ये पूछा है तो त्रिवेणी नहर से होती है। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाली एक नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना है बंजर भूमि का विकास। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, अभी हमने पढ़ा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ क्या है। 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम का लाभ: मृदा के बह जाने की रोकथाम, देश के 12 नदियों के मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन। तो इसका आंसर 1, 3, 4 दिया है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये नदी जोड़ों का है, तो दूसरा नहीं हो जाएगा। दूसरा अगर काटेंगे तो वैसे ही 3 ऑप्शन कट रहे थे, यानी कि एलिमिनेशन से कर सकते थे इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, अलग अलग योजनाओं के बारे में पूछा है 2014 यूपीएससी में। सुमेलित हैं ये पूछा है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन मंत्रालय, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर डी दिया, यानी कि सारे गलत हैं। पढ़ लेते हैं इसको। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों भूमि संसाधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि और सहकारिता विभाग मंत्रालय का कार्यक्रम है, इसलिए उसका कोई भी आंसर नहीं था, उसका डी था, कोई भी सही नहीं था उसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के उपयोग के लाभ हैं। ड्रिप को इंग्लिश लिखा है इन्होंने द्रप्स, पता नहीं कैसे लिखा है। खरपतवार में कमी, सही है ये। मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी, तो मृदा अपरदन में कमी और खरपतवार में कमी होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मृदा लवणता का इससे लेना देना नहीं है ड्रिप सिंचाई से। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में ड्रिप सिंचाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इनके निम्न लाभ हानियों का उल्लेख किया है। जल बचत होगा, केंद्रीय जल आयोग ने बोला। पौधे के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। ऊर्जा श्रम बचत होगा, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त होगा। खारे पानी का उपयोग संभव। खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण। उर्वरक क्षमता में वृद्धि। मृदा अपरदन नहीं होगा। भूमि तैयार की जरूरत नहीं होगी और रोग एवं कीट समस्याएं न्यूनतम होगी। और हानियां क्या सब होंगी, तो ड्रिप सिंचाई की हानि में है कि मृदा की लवणताओं में समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। तो ड्रिप सिंचाई का डिमेरिट में आता है मृदा लवणता में वृद्धि। डिजाइन स्थापना कॉस्टली होता है, ये तो आता ही है, और तकनीक भी उतना आसानी से नहीं मिल पाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बकिंघम नहर स्थित है कहाँ, कोरोमंडल तट पर। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर है। तो इसमें इतने क्वेश्चन थे, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी में कृषि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भारत की कृषि पद्धति, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।